दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। मैं शिवम शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर कूलॉम्स लॉ और उसके सारे एप्लीकेशन आज स्टडी करेंगे। तो आइए, आप एक क्वेश्चन आता है कि सर बल लगाता है तो कितना लगाता होगा। सपोज तुम एक आवेश हो, तुम भी एक आवेश हो, तुम इस पर बल लगा रहे हो। अभी क्वेश्चन आता है कि ये इन पर कितना बल लगा रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि ये इतना। तो इस बात के बारे में जो बताने वाले पहले वैज्ञानिक थे वो थे कूलाम। कूलाम ने बताया, यहाँ पर समझो मेरी बात। कूलाम ने कहा, कूलाम का जो नियम लगता है बेटा, कूलाम का जो नियम लगता है, देखो कूलाम का जो नियम लगता है यहाँ पर, ये समझो प्लस क्यू और एक आवेश Q1 मैंने मान लिया और एक आवेश मैंने मान लिया Q2 मान लिया। इनको बिंदु आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बिंदु आवेश। कूलाम का नियम केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है, ये बात आपको ध्यान देना है। और स्थिर होना चाहिए। आवेश क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। यानी कूलाम का नियम वेरिफिकेशन तब होता है जब आवेश क्या हो? स्थिर हो और बिंदु आवेश हो। अब बात करते हैं, कूलाम ने बताया कि जब दो स्थिर आवेश हैं और एक दूसरे से मैंने मान लिया कि वो r दूरी पर है। कितने दूरी पर है बेटा? r दूरी पर है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है। तो इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा। मैंने माना इस आवेश के कारण जो इस पर बल लगेगा, इसके कारण दिस लगेगा F12। 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल, इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा और उस बल का मान क्या होगा बेटा? F21 होगा कि नहीं होगा? F21 यानी 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल। ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि तुम जितना किसी पर बल लगाओगे उतना आपको रिएक्शन मिलेगा। दिशा विपरीत होगा, बल बराबर होंगे लेकिन दिशा। अब ये न्यूटन, ये कूलाम क्या कहते हैं? कहते हैं इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है, पहली बात उन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है, वैद्युत बल ये F प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि F प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ये दो बात, यानी ये बल का परिमाण है। तो अगर मैं इनकी परिभाषा लिखूं कूलाम के नियम का, मैं यहां पर लिखता हूं कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम में अगर मैं परिभाषा लिखूं तो सबसे पहले इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार दो स्थिर, क्या कहोगे बेटा? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, क्या कहोगे बेटा? लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के कोई बात नहीं, गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समझ गए ना? यानी यहाँ पर इस बात को आप समझो, ये कहना चाहते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल में दोनों आ जाता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आ जाता है। वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, अर्थात ये तो हुआ। अब दोनों को अगर हम एक साथ मिलाए तो क्या हो जाएगा बेटा? यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा r²। जब प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं जिसको क्या कहते हैं? कप्पा। क्या कहते हैं बेटा? कप्पा कहते हैं। नहीं, इसका मान क्या है? कप्पा है। और कप्पा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये जो वैद्युत स्थिरांक कहते हैं, क्या कहते हैं? या नियतांक कहते हैं, कूलाम नियतांक भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कूलाम ने, जहां के क्या है बेटा? जहां के एक नियतांक है, क्या है बेटा? नियतांक है जिसका मान क्या होता है? जिसका मान
वायु में क्या होता है बेटा, वायु में 1/4 पाई होता है। समझ गए ना, वायु में होता है बात। यानी अगर मैं बात करूं के नॉट, यानी इसको कॉपा को मैं वायु के लिए कह दूंगा तो 1/4 पाई हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर मैं माध्यम में मान लूं, कोई माध्यम मान लूं, क्या मान लूं, उस माध्यम को अगर मैं मान, और इसका मान कितना होता है ये भी समझ लो। कॉपा का मान होता है 1/4 पाई बराबर 9 × 10⁻⁹। मात्रा निकालो, मात्रा कैसे निकालो, देखो जब का मात्रा न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, ये मात्रक होगा। अब सुनो मेरी बात, ये तो वायु के लिए। अगर मैं कोई परावैद्युतांक रख दूं बीच में, क्या रख दूं बेटा, ये तो वायु रखा है, यानी बीच में क्या रखा है, वायु है, कोई परावैद्युतांक नहीं है, मतलब तुम दोनों जैसे तुम दोनों बैठे हो, एक आवेश से एक आवेश से। अब तुम दोनों के बीच में क्या है, ईयर है ना, तो ईयर के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है, क्या होता है, और धातु के लिए क्या होता है, अनंत होता है। अभी सारी बातें बताएंगे, यहाँ समझने की कोशिश करो, ये बात समझ में आई। अब बात आती है कि अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर रखूं तो यह का मान कितना आ जाएगा, 1/4 पाई Q1 Q2 बटा R²। अभी तुमको ये जो बात है, ये जो फार्मूला, ये अभी पता लगेगा कि सर इतना रखने की जरूरत नहीं, अभी ये इतना सरल कर देगा आने वाले डेरिवेशन को, इसलिए इसको रखते हैं, ठीक है। मान तो हम जानते हैं ये होता है, समझ गए ना। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान सुनो, ये तो यब का मान होगा। अब सदिश, इसका सदिश रूप है, हाँ यब क्या है बेटा, मात्रक। हाँ यब का मान न्यूटन होता है, यहाँ पर न्यूटन लिख सकते हो बेटा, का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूँ कूलाम के नियम का सदिश रूप, क्या बोलूंगा, अच्छा ये बल हमेशा क्या होगा, अक्ष के अनुदिश रहेगा, जो कूलाम बल है वो कहाँ पर लगेगा बेटा, अक्ष के अनुदिश रहेगा। अब मैं कहता हूँ कूलाम के नियम का सदिश रूप, क्या बात करता हूँ, कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का सदिश रूप, क्या बात करें बेटा, वेक्टर रूप में सदिश रूप क्या होता है ये बताओ। अच्छा ये बताओ, मैंने कहा कि ये लगने वाला बल अक्ष के अनुदिश होगा, और अक्ष के अनुदिश वाले वेक्टर को हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश। क्या बताया था उस दिन, एकांक सदिश तो क्या होता है, अक्ष के अनुदिश होता है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं इसको, या बराबर, तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो लिखूंगा Q1 Q2 बटा R² इंटू R कैप। क्या बात करूंगा, R कैप क्या है बेटा, एकांक सदिश है। और ये R कैप का मान क्या होता है, आप बताओ मुझे, एकांक सदिश का मान क्या होता है बेटा, वेक्टर R बटा R, ये तो होता है, मुझे बताया था ना एकांक सदिश। एकांक सदिश का मान क्या होता है, वेक्टर R बटा, अगर इस फार्मूले को यहाँ रखो तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ये बराबर R³ हो जाएगा, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R³ और वेक्टर, ये इसका सदिश रूप है। समझ गए ना, पूछा था कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है, तो कूलाम के नियम का सदिश रूप ये है। ये क्या बताता है, बल सदैव क्या होगा, आर की दिशा में लगेगा, यानी अक्ष के, यानी वेक्टर फॉर्म हमें बताता है जो कूलाम बल लग रहा है वो दोनों आवेशों के अक्ष, जो दोनों आवेश जिस अक्ष पर होंगे उसी के अनुदिश लगेगा। क्या लगेगा, अनुदिश लगेगा, यानी बल लगने वाले बल की दिशा क्या होगी बेटा, अतः वैद्युत बल की दिशा किधर होगी, वैद्युत बल की दिशा सदैव अक्ष के अनुदिश होगी। क्या होगी, ये बात आपको ध्यान देना है, अनुदिश होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो बात होगी कूलाम का नियम। अब आपसे पूछेगा, अगर 2 नंबर पे वो पूछ रहा है कूलाम के नियम की परिभाषा दीजिए, क्या होता है कूलाम का नियम, तो आप इतना लिखोगे, एक चीज बनाओगे ऐसे लिख के, और इतना लिख दोगे, 2 नंबर आपको। अब इतना अगर आपने लिख दिया तो आपका 2 नंबर नहीं कटेगा। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, केवल परिभाषा लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे। लिखने का तरीका समझो बेटा, आपको अगर परसेंटेज, मैं कंपटीशन परसेंटेज दोनों के बारे में जानता हूँ, मेरे परसेंटेज भी बहुत अच्छे से लाया है, कैसे लाया जाता है और कंपटीशन में पेपर कैसे दिया जाता है, तो दोनों तरीके से आप समझो। आप जब भी एग्जाम में बैठोगे तो पहले हेडिंग आपने डाला, इसको आपने लिखा, फिर आपने अगर इतना पूरा लिख दिया, 2 नंबर आप लोग काट ही नहीं सकते, कहीं नहीं काटेगा।
तुम बताओ मुझे, तुमने इतना लिखा और फार्मूला लिख दिया, जब कूलाम का एक बच्चा आता है वो इतना लिखता है तो क्या दोनों को बराबर नंबर देगा वो? ऐसा होगा नहीं ना। नोट करो इसे, नोट करो। साइलेंट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं बेटा। निर्वात की विद्युतशीलता विद्युतशीलता होता क्या है? पूछो किसी से क्वेश्चन, इसे विद्युतशीलता है मतलब क्या है विद्युतशीलता? हमने भी यही पढ़ा था, इतना ही कर। विद्युतशीलता क्या होता है बेटा? फीलिंग। ये बहुत बड़ी बात है, यानी फिजिक्स निर्जीव वस्तुओं में भी फीलिंग समझता है। यानी कि जो आवेश हैं इनकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी तीव्रता है, तीव्र इच्छा है आपस में मिलने की, जो या दूर होने की या बिछड़ने की, तो उस फीलिंग को डिनोट करता है एप्सिलॉन। समझ गए ना? बेसिकली क्या का फीलिंग है, और ये चुंबक में भी पाया जाता है। समझ गए? तो वहां पर म्यू नॉट होता है। क्या होता है? इसको भी पढ़ाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट कह दो इसे निर्वात की अच्छा राइटिंग तो सही हुई मेरी? हाँ, शीलता कहते हैं इसे। निर्वात की क्या कहते हैं बेटा? विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान क्या होता है? इसका मान निकालना है तो निकाल सकते हो। कैसे? हम जानते हैं, निकालने के लिए कभी कभी पूछ लेता है। हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁹ ये तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। इसको पलट दो, क्या कर दो बेटा? तो भी पलट जाएगा, यानी इसको हम पलटेंगे तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 9 ये पहले पलटेंगे 4 पाई एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? 1/9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर बटा मीटर। यही से एप्सिलॉन का मतलब दिया है। अब यहाँ 4 पाई का मान जानते हो क्या होता है? 4/3 तो यहाँ पर 4 पाई 9 × 10⁻⁹ इंटू c² मीटर स्क्वायर। पाई का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 3.14 इंटू 9 × 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ गया एप्सिलॉन। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, उठा के वैल्यू पुट करो। इनको जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू जो आती है सीधा ले लो 8.85 ये याद रखना है पूरे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रा होता है। ठीक है। अब हमें बीमा भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बेटा? बीमा। यानी दूसरी बात क्या है? एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगा? देखो हमेशा निकालना सीखो, रटना नहीं आपको। यानी कूलम का क्या होता है मात्रा? क्या होता है कूलम का मात्रा? कूलम की बीमा क्या होती है? 80 का स्क्वायर। न्यूटन का क्या होता है? ml t-2 और इनटू क्या हो जाएगा? L2। रखो इनको तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा m ऊपर जाएगा तो m, एक l और एक l, कितने हो गए? 2 l और एक 3 l, यानी l-3 m-1 हाँ m-1 सॉरी हाँ m-1 l। अब ये t2 है, ऊपर भी t2 है, ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? t⁴ हो जाएगा। समझ गए? और a2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये किसका मात्रक है? एप्सिलॉन नॉट का बीमा है। क्या है बेटा? बीमा। समझ गया? तो ये बीमा होगा किसका? एप्सिलॉन नॉट की बीमा या डायमेंशन होगी। हाँ के कहाँ है? के कप्पा। अब देखो कप्पा की बीमा, इसको उलट दो, क्या करोगे? यस सर, इसे उल्टा कर देंगे। सीधा उल्टा कर दोगे, के का बीमा आ जाएगा। इनको पलट देना है बस। समझ गए ना? कप्पा का बीमा, इसको पलट देना है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखो, अब मैं कुछ के बारे में बताना चाहता हूँ। कप्पा है क्या? देखो अब मैं इसी बल की बात करता हूँ जब पहला केस में लेता हूँ जब इनके बीच में क्या भरा हो? परावैद्यांत भरा हो। क्या है? नोट इंपॉर्टेंट याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है, बताता हूँ कैसे आता है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर ध्यान दो, मैं मानता हूँ कि माना आवेशों के बीच में, मैंने क्या मान लिया बेटा? आवेशों के बीच में परावैद्युत धरा है। क्या है बेटा? परावैद्युत धरा है जिसका परावैद्यांत क्या है? जिसका परावैद्यांत क्या है? के है। क्या है बेटा? के। इस बात को ध्यान दें। अब यहाँ पर हम के लिखेंगे।
तो तब बल क्या हो जाएगा, तब F बराबर हो जाएगा Fm, क्या हो जाएगा, Fm पर मीडियम, Fm बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 बटा आ गया ना। यानी के कहाँ लगेगा, एप्सिलॉन के साथ लगेगा, किससे, एप्सिलॉन नॉट के साथ लगेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको यह पता है, अब Fm बटा यह करो तो क्या आ जाएगा बताओ, Fm बटा या यह बटा Fm कर दो तो Fm बटा F कर दो, समझ गए ना। तो F को Fm से भाग करोगे तो सब कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1/, ये तो होगा, समझ गए ना। यानी यहां से Fm बराबर क्या आ जाएगा, F/K, यानी परावैद्युत भरने से बल क्या हो जाता है, K गुना। ये क्या बताता है कि निर्वात में जो बल लग रहा था, ये चीज जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल में नहीं लगता है, याद रखना। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, बीच में पानी है, जल है, कांच है, क्या है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है कि इसके बीच में है क्या। अब यहाँ पर ध्यान दो, Fm बराबर क्या आ गया, या बटा के, ये बताता है कि जो वायु में बल लग रहा था दोनों आवेशों के बीच में, उतनी ही दूरी पर परावैद्युत भर देंगे तो बल क्या हो जाएगा, उतने गुना घट जाएगा, समझ गया। मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो आया था 2013 में आया है, 17 में आया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है, तुमको बताना है क्वेश्चन, इसी से मैं बता देता हूं तो आप समझ जाओगे। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 80 न्यूटन है, क्या है बेटा, क्या 10 न्यूटन है, क्या बेटा 10 न्यूटन है। जब उनके बीच वायु भरा हो, क्या है बेटा, वायु भरा है, समझ गए। ये बल कब लगता है 10 न्यूटन का, जब उनके बीच में क्या भरा है बेटा, वायु भरा। अब मेरी बात सुनिए, ये तो हो गया दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 10 न्यूटन है जब उनके बीच वायु भरा है। जब आवेशों के बीच क्या कर देंगे बेटा, जब आवेशों के बीच परावैद्युत भरा हो जिसका परावैद्युतांक क्या होगा बेटा, जिसका परावैद्युतांक जिसका परावैद्युतांक 80 है, तो लगने वाले बल की गणना करो। लगने वाले बल की गणना करो, या लगने वाला बल ज्ञात करो। अब कितना बल होगा, समझ गए ना, कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ, अब बहुत अच्छा, ये देखो अब लगा दो। हमें दिया क्या है, क्वेश्चन कैसे लगाओगे, दिया है, लिखने का तरीका देख लो बोर्ड के लिए। दिया है F नॉट बराबर कितना दिया है, 10 न्यूटन। 10 को 8 कर लो, सिंगल 8 कर लो, इससे 8 न्यूटन आसान है। और के कितना दे दिया है बेटा, 80। के का मतलब नहीं होता है, तो Fm बराबर क्या हो जाएगा, 8/, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं F बटा O के, यही तो लिखेंगे 0 बटा के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8/, यानी Fm कितना आ गया 1/10, यानी 0.1 न्यूटन, समझ गए ना। जो बल कितना कम हो गया। तो परावैद्युत ऐसे पूछता है, परावैद्युतांक रखने पर बल बढ़ जाता है कि घट जाता है, समझ गए, उसको नोट कर। कूलॉम के नियम का महत्व। दूसरी पहली बात तो है कि ये नियम जो है, ये नियम केवल स्थिर कूलॉम के नियम का महत्व का पहला पॉइंट, आवेशों पर ही लागू होता है, समझ गए ना। पहली बात यह है कि ये नियम कहाँ पर लागू होता है, केवल स्थिर बिंदु आवेश पर। और दूसरी बात ये जानते हो, परमाणविक दूरियों के लिए भी सत्य है, यानी यहाँ तक नाभिक के अंदर भी कूलॉम का नियम लगता है। अब मेरी बात सुनो,
मैं कहता हूं कि यह कूलाम का नियम यानी एक के लिए भी सत्य है, यानी वहां पर भी लगता है सत्य है, ये नियम वहां पर भी नाभिक के अंदर भी लगता है, यानी नाभिक के अंदर इसका मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ गए ना? दूसरी बात है कूलाम के नियम की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल की क्या कर सकते हैं? बल की गणना कर सकते हैं। समझ गया? ये बात होता है, ठीक है। दूसरी बात है दूरी बढ़ने पर क्या होता है? ये बल क्या होता है? कम होने लगता है, 4 गुना कम होता है, दूरी के स्क्वायर गुना कम होता है। ये बात आपको ध्यान देना, बस इसका महत्व नोट लिखो। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में हमें क्या करना है बेटा? संबंध करना है, तुलना में अंतर। हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट इधर लिख लो, वैद्युत बल। इधर क्या कर लेंगे आप? गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत बल और दूसरा पॉइंट क्या है? गुरुत्वाकर्षण। अब पहला पॉइंट देखो, वैद्युत बल क्या होता है? इसकी प्रकृति आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों की होती है। या आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों होता है। दोनों होता है या हो सकता है? ऐसा जो दोनों हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है? या केवल आकर्षण बल है। क्या बेटा? इसकी प्रकृति शब्द क्या होती है? या केवल आकर्षण बल है। यह माध्यम पर निर्भर करता है। यह माध्यम पर, अभी आपने देखा भी, यह माध्यम पर, बात देखो, यह माध्यम पर निर्भर करता है। और ये क्या हो जाएगा? यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यानी ये माध्यम, इनके बीच में माध्यम क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। और क्या बात है यहाँ पर? तीसरी बात क्या है? यह प्रबल होता है और ये क्या होता है बेटा? या वैद्युत बल की तुलना में क्या होता है? कम होता है। वैद्युत बल की तुलना में कम होता है। समझ गया? यानी वैद्युत बल की तुलना में ये बल कम होता है, ठीक है। ये बात आपने समझी। ये माध्यम पर निर्भर करता है या माध्यम पर नहीं निर्भर करता है। ये प्रबल होता है इसकी तुलना में। जैसे देखो अभी करंट में लग जाएगी तो फिर विद्युत में खींचेगी तो तुम नीचे आ पाओगे। अभी एक वायर यहाँ पर लगा और तुमको करंट लगे तो तुम टंग जाते हो। यानी गुरुत्वाकर्षण बल से तुम्हारा हैवी है तभी तो। समझ गए ना?
तो ये ऐसा होता है। और क्या होता है इसका फार्म, ये क्या होता है बेटा, ये आवेशों पर निर्भर करता है। क्या होता है यहाँ पर आवेशों पर निर्भर करता है। और ये क्या होता है, ये वस्तु के द्रव्यमान पर, यहाँ पर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। समझ गए ना। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछती है। वो क्वेश्चन ऐसा है आपसे, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछती है कि क्वेश्चन आपसे पूछती है एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन पूछती है, यहाँ पर ध्यान दो, नोट कर लेना, सुनो इधर देखो, अभी नोट करना बाद में। ये क्वेश्चन कैसे पूछती है कि भौतिक रास के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी से आप क्या समझते हैं, से आप क्या इसका विमा भी ज्ञात करने के लिए से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। फिर पूछता है क्या इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। फिर पूछता है क्या समझते हैं इसका, क्या यह बीमाहीन राशि है या नहीं। ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब इस बात को ध्यान से देखो, इसमें जी आ गया और क्या जी आ गया तो मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और जी के साथ द्रव्यमान है, एमई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एमपी क्या है, प्रोटॉन बराबर है। तो देखो मैं एक चित्र बनाता हूँ, यहाँ पर ध्यान दो, इसको मैं बता दूंगा। यहाँ पर मैंने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, और यहाँ पर हमने ले लिया एक प्रोटॉन ले लिया। क्या ले लिया, यानी ये माइनस सी है और इसको कह देते हैं प्लस सी। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बेटा, प्रोटॉन को प्लस सी कहते हैं। आवेश दोनों का सेम होता है। इसका द्रव्यमान मैंने एमई मान लिया, इसका द्रव्यमान हमने एमपी मान लिया। इनके बीच की दूरी हमने क्या मान लिया बेटा, समझ गया ना। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर दो बल लगेंगे। क्या लगेंगे, पहले हम इस पर लगाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, न्यूटन ने बताया है ना। तो देखो चित्र से माना आंसर, उत्तर कैसे लगाओगे इसका, माना एक इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, माना एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन जिनके द्रव्यमान क्रमशः ई व एमई व एमपी तथा आवेश क्या बेटा, आवेश माइनस सी व प्लस ई है के बीच की दूरी है। ठीक है, समझ गए ना, प्लस सी है। एक दूसरे से कहाँ पर बेटा, आर दूरी पर स्थित। ये तो हुआ। अब पहली बात दो, ये तो बात समझ में आ गई ना इतना। तो आप लिखाओ गुरुत्व न्यूटन के अनुसार क्या हो जाएगा, न्यूटन के अनुसार क्या हो जाएगा, एफ जी, ये गुरुत्वाकर्षण है, जी एम ई एम पी बटा आर स्क्वायर। कूलाम के अनुसार बता दो, जी एफ ई हो जाएगा। कूलाम के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, एफ ई फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या हो जाएगा, पापा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये तो होता है, तो Q1 Q2 की जगह पर क्या रखेंगे, E इंटू
अरे दोनों का आवेश परिमाण इधर है, तो यहाँ से F E बराबर आ स्क्वायर जाएगा अपान R स्क्वायर। यहाँ से यहाँ, तो आप एक को दो से, दो को एक से भाग कर दो, यानी इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एफ ई बटा एफ जी। जब करोगे तो क्या आ जाएगा के E स्क्वायर ई स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा, बटे बटे क्या हो जाएगा जी एम ई एम पी एम ई। अब ये क्वांटिटी क्या है, वही तो है। ये वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है बेटा, अनुपात है, और किन्हीं दो बलों का अनुपात सदोविहीन होता है। बलों का अनुपात क्या हो, इसका भी मात्रक न्यूटन, इसका भी मात्रक न्यूटन, न्यूटन बटा न्यूटन, यानी इसको हम कहें अर्थात के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल का क्या बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। समझ गया ना, ये अनुपात बता रहा है, अनुपात। और कब अनुपात बता रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल, याद है यहाँ आगे मैं लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच लगने वाले, बेटा लगने वाले वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। और दो बलों का अनुपात क्या होता है, सदैव। अतः यह क्या है बेटा, अतः यह विमाहीन राशि है। अब हमें इसका निकालना है मान, क्या है बेटा, मान। तो चलो सबका मान उठा के रख दो, क्या करोगे, मान उठा के रख दो। तो मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इतना नोट करो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी। चलो के का मान क्या होता है बेटा, 9 गुणे 10 के पावर 9, ये तो होता है, पापा है। इलेक्ट्रॉन ए का होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 हो जाएगा, बटा जी का मान क्या होता है 6.7 गुणे 10 के पावर -11, और एमई का क्या होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31, और एक 1.67 गुणे 10 के पावर -27। किसका द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। सबका वैल्यू उठा के रख दिया, चलो रखो, सॉल्व करो इसको। तो पहले आंगिक मान वालों को एक जगह कर लो, अब यहाँ पे 19 दूना 38, 38 में से 9 जाएगा 29 हो जाएगा ना, ऊपर देखो यहाँ जो 29 हो जाएगा, तो 10 के पावर -29 हुआ, ये दो 31 और 27, 7 1 8 और 3 2 5, 58 और 11, 58 और 11 हो जाएगा सर 69। क्या हो जाएगा 10 के पावर -69, ये तो हो जाएगा। देखो 7 1 8 और 1 9, 2 3 2 5 और 1 6। अब इसको लिखो, क्या हो जाएगा 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 बटा 6.67। 9.1 को क्या लिख सकते हैं, हम 9 लिख सकते हैं ना, इस 9 से ये 9 कट गया, और ये 39 29 में से 69 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0, और 6 में से 4 जाएगा 40, यानी ये हो जाएगा 10 के पावर 40। समझ गए ना। अब इसको सॉल्व करो आप लोग, ये सर हो जाएगा 0.256, ये देखो 6.67 और 1.67 पूरे 10 के पावर 40। चलो अभी सॉल्व करके बताओ इसका वैल्यू क्या है। सर ये सर ऊपर आएगा 2.56, क्या आएगा 2.56, हाँ 2.56 आएगा ना, 2.56 आ जाएगा, 6.67 और ये हो जाएगा 1.67 10 के पावर 40। चलो इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटा दो, एक को हटा देंगे, समझ गया। 116 गुना क्या होता है, सर 10 के घात 42 हो जाएगा, उसका भी पॉइंट हटा दें, इसका पॉइंट हटा दे दो, 10 के घात 42 42 ने 38 होगा ना, हटाओ कहाँ है सर नीचे का 13 89 ये तो आ रहा है,
और इसको भाग को फिर से इसको भाग करो, इसको 256 से 0 0 2 2 2 9 8 9 8 बस लिखो और 42 पॉइंट को इधर लेकर जाओ, क्या कर सकते हो? 3 ले जाएंगे सर तो 10 के पावर 39 हो जाएगा। हाँ 2 पॉइंट अरे सुनो 2.3 पूरे 10 के पावर क्या हो जाएगा 39। यानी यहाँ पर आपका आ गया Fe अपान Fg बटा दो। कितनी बड़ी बात है, आप सुनो यहाँ पर ये बात ध्यान दें कितना गुना अधिक है। जब वैद्युत बल को गुरुत्वाकर्षण बल से भाग किया तो 10 के पावर 39 आता है, कितनी बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा वैद्युत बल से बहुत अधिक होगा, बहुत कम होगा। 10 के पावर समझ गया ना। तो आपसे पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण के बल से कितना अधिक होगा, तो 10 कितने अधिक होगा, तो 10 के पावर 39 के फुट का होगा। क्या होगा 10 के पावर 39 के फुट का होगा। ये बात आप